गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग अल्कोहल ईथर फिनॉल्स में हम लोगों ने अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनॉल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स पढ़ा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑफ अल्कोहल स्पेशली, तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने बताया था आपको कि हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज तीन पार्ट में पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, सेकेंड पार्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, और जो थर्ड पार्ट है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ या रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। तो आज हम पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। थर्ड पार्ट दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल। ठीक है, आप ध्यान से देखें यहां पर, अगर रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल तो कैसे करेंगे सुने। सबसे पॉइंट नंबर 1 है, हम इसमें कराएंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। अगर डिहाइड्रेशन कराते हैं लोअर टेम्परेचर पर, किस पर, अगर हम यहां यही लिखें फर्स्ट पॉइंट पे, एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर की बात करेंगे तो ईथर्स बन रहे हैं। क्या बनते हैं? ईथर्स फॉर्म्ड। समझ आया? सपोज मान के चलो कि एक एग्जांपल देता हूं, CH3CH2OH, इसको 383 केल्विन टेम्परेचर पर, 383 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आप H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, क्या कराएंगे, अगर H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो ये जो है ये दे देगा CH3CH2O CH2CH3। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स, डाई एथिल ईथर बनेगा। क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर। क्लियर? अगर एट हायर टेम्परेचर की बात करें, बी पार्ट में, एट हायर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा? क्या देखो, C2H5OH है, इसको ट्रीट करा दो 443 केल्विन टेम्परेचर पर H2SO4 के साथ में, तो ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब एल्कीन बनेगा प्लस H2। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो ये है सपोज H, ये C, ये OH, ये इस तरीके से यहां से डिहाइड्रेशन हो जाएगा in presence of H2SO4, 443 केल्विन टेम्परेचर। क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका एल्कीन। क्लियर? ये डिहाइड्रेशन है। अब समझ रहे हो? इसके बाद देखें आगे, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें,
डिहाइड्रेशन, एल्कीन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन देखिए, ठीक है। देखिएगा, सपोज CH3 CH2 OH इस पर है लोन पेयर, इस पर ना H पॉजिटिव अटैक करता है, तो ये लोन पेयर अटैक करेगा यहां पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH और OH, ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल से क्या होगा, ठीक है, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस वाला पर, तो H2O निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां आ जाएगा पॉजिटिव और यह आएगा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा H पॉजिटिव निकलेगा और क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम बात करें यहां पे बनेगा कार्बोकेटाइन, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उस अल्कोहल का, यहां देखिएगा ये जो रिएक्शन हो रही है वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए ध्यान रखें कि जिस अल्कोहल में जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उस अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होगा उतना ही ज्यादा इजी होगा। इजी इन द सेंस कैसे, आप सुने मेरी बात ध्यान से देखें। जैसे अगर आप कहा रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की अगर बात की जाए तो क्या होगा, देखें ध्यान से, तो होगा क्या कि ये जो अल्कोहल है वो टर्शियरी अल्कोहल सबसे जल्दी होगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये हो गया। एक बात और भी है, ग्रेटर द कॉन्जुगेशन ऑफ अल्कोहल ग्रेटर द डिहाइड्रेशन, ठीक है। एक देखो एक पॉइंट और भी है कि किसी भी मॉलिक्यूल में ग्रेटर द कॉन्जुगेशन greater the ease of dehydration, greater the conjugation greater the ease of dehydration। समझ में आ गया मेरी बात। सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये OH है, ठीक है, और यहां है CH3 CH2 और CH3, ये OH। तो किसका डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, इस वाले कंपाउंड का, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, सपोज लाइक
एक बेंजीन की स्ट्रक्चर दे देते हैं, नहीं, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है। अब एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ OH लगा है, ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देखें, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक OH यहाँ लगा है, और एक और एग्जांपल है, ये है। सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन कहाँ है? इस वाले स्ट्रक्चर में है, फिर इसमें है, तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर ये हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये आपका हो गया डिहाइड्रेशन। इसके बाद देखिएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में जो है, अगर मान लो RCH2OH है, मतलब ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करा दो तो ये बन जाएगा RCHO, एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू, ऑक्सीडेशन करा दो तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां जो ऑक्सीडेशन चाहिए, ठीक है, यहां चाहिए क्या बेटा? KMnO4 प्लस H2SO4, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। यहां चाहिए क्या? KMnO4 प्लस H2SO4। लेकिन अगर यहां पर मान के चलो कि RCH2OH होता और इसका ऑक्सीडेशन कराते इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, तो ये केवल क्या बनता? एल्डिहाइड बनता। बस यहीं तक रिएक्शन रुक जाती, आगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नहीं बन पाता। समझ रहे हो मेरी बात? बोलिए। इनफैक्ट कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन भी होते हैं, जैसे ये मान के चलिए कि अगर सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH कर दो, ठीक है, अब इसकी जगह पर अगर आप ले लो PCC ऑक्सीडेशन के लिए, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, तो ये जो है वो सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज कर देगा केवल और केवल OH बॉन्ड को, वो बनाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, समझ आया नहीं है?
मतलब पीसीसी का मतलब क्या होता है? ये होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। मतलब ये मिक्सचर होता है एक्चुअली में, मैं बता देता हूं आपको। पिरिडीन का प्लस CrO3 का प्लस HCl का, पिरिडीनियम क्लोराइड और CrO3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अगर इसी को अगर आप अल्कोहल में यूज करें, इसको सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में, ऑक्सीडाइज करा दें इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, तो ये जो है वो आपको दे देगा कीटोन। ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या दे देगा? कीटोन दे देगा। समझ रहे हो? क्लियर? आया समझ? इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें रिएक्शन विद कॉपर, तो सुनिए, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, इसको कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस में, तो होता है RCHO। मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल ले लेंगे तो देता है एल्डिहाइड। ठीक है, अगर मान लो सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया RR-CHOH, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल अगर ले लिया अपन ने, ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल भी कॉपर की प्रेजेंस में एट 300 डिग्री सेल्सियस ये देता है R-C+O, दैट इज कीटोन। क्लियर? लेकिन अगर हमने सपोज ले लिया टर्सरी अल्कोहल, लिया, तो टर्सरी अल्कोहल जो है कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर जो रिएक्शन देता है वो क्या देता है? CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये देता है आइसोब्यूटेन। ये दोनों जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रोजनेशन है, और टर्सरी के साथ जो रिएक्शन है वो क्या है? डिहाइड्रेशन है। ध्यान रखना इस बात का। क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, क्लियर हुआ? तो फिनॉल की रिएक्शन के लिए सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है कि अगर हम मान लो फिनॉल की रिएक्शन, सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, तो हम फर्स्ट बात करेंगे हैलोजनेशन पे। क्लियर हुआ मेरी बात?
हेलोजनेशन। देखिए अगर हम फिनॉल की रिएक्शन, ये हो गया फिनॉल, ब्रोमीन से कराएं Br2 इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहां से बन जाता है ब्रोमोफिनॉल। क्या बन जाएगा? क्योंकि फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो ऑर्थोपैराडाइटिन होता है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। समझ रहे हो मेरी बात? इतना क्लियर हुआ? समझ आया? तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। लेकिन अगर हम मान लो फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? Br2 से कराएं इन H2O, मतलब ब्रोमीन वाटर से कराएं, तो ध्यान रखना कि ट्राई सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। OH, ये Br है, ये Br है और ये Br है, मतलब 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जिसका मिलता है हमको व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी समझ में आया? ध्यान रखना कि इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट, लेस पोलर सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है और CCl4 है, एंड एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर मोनो substitution, mono substituted product is formed, मतलब mono substitution takes place। क्लियर हुआ मेरी बात? But in presence of aqueous solution, in presence of polar solvent like H2O, ठीक है, and high temperature, try substituted product formed, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये पता है? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो फिनॉल है वो एक्वस सॉल्यूशन में फिनॉल आयनाइज जाता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। जो फिनॉक्साइड आयन है वो रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है ड्यू टू रेजोनेंस। समझ में आया मेरी बात? क्लियर हुआ?
इसके बाद देखिए नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखिए, नाइट्रेशन की अगर हम बात करता हूं तो नाइट्रेशन में क्या होता है, जो फिनॉल है, अगर हम फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 से नाइट्रेट कराएं तो क्या मिलता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये क्या हो गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है। समझ रहे हैं? अब ध्यान देखें, ये फिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब हम डाइल्यूट HNO3 यूज करेंगे। लेकिन अगर हम मान लो फिनॉल के केस में, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 ना यूज करके कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं, तो ये जो है ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ये है कि ये मिलेगा आपके पास, ऑर्थो भी लगेगा, पैरा पर भी लगेगा। समझ में आ गया? ये है क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्लियर हुआ? अब एक बात ध्यान रख लो कि ये जो पिक्रिक एसिड है, इसमें होता है पुअर यील्ड। ध्यान रखना इस बात का। क्लियर हुआ? पुअर यील्ड होता है। अब इसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं H2SO4 से। मतलब हम कराते हैं फिनॉल का पहले कंसंट्रेट H2SO4 से सल्फोनेशन। तो ये जो हमें मिलता है वो मिलता है बेटा, ऑर्थो डेरिवेटिव मिलेगा, मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? इन दोनों के मिक्सचर को अगर हम ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या हो जाता है, नाइट्रेशन हो जाता है। और नाइट्रेशन होता कैसे है, विद डीसल्फोनेशन। तो क्या बन जाता है, मतलब पिक्रिक एसिड। और इस तरीके से इसका जो होता है वो यील्ड बढ़ा लेते हैं। क्लियर हुआ? और ये जो प्रोडक्ट है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रो जो फिनॉल है,
can be separated by steam distillation. क्लियर हुआ? ठीक है सर। इसके बाद देखो कोलवेज रिएक्शन, ठीक है। अगर कोलवे के अकॉर्डिंग कोलवे रिएक्शन में क्या होता है कि जो फिनॉल होता है ना, फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं NaOH से, ठीक है। तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। समझ लो, इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा दें एट 400 केल्विन टेम्परेचर, 4 to 7 atm प्रेशर, तो ये बन जाता है COONA, मतलब ये बन जाएगा आपका और ये आ जाएगा OH, ठीक है। मतलब ये बन गया फिनॉल के साथ सोडियम सॉल्ट, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl से करा दें तो ये बन जाता है अपने पास जो ONA है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? COOH। यहां से एक NaCl निकल जाएगा, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड, क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा, रीमर टीमन रिएक्शन। देखिए, अगर फिनॉल की रिएक्शन कैसे करा दें? क्लोरोफॉर्म और KOH से करा दें, ठीक है, या एक्वस KOH से करा दें, तो ये हमको जो मिल जाता है वो ये देता है ONA, और यहां मिल जाएगा CHCl2, ठीक है। अगर इसके हम NaOH से यानी KOH से एक्वस KOH से दोबारा हाइड्रोलाइज करा दें तो यहां से 2
KCl एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये दे देगा हमको ONA और ये बनाएगा CH। और इसकी रिएक्शन अगर हम फिर से डाइल्यूट HCl से करा दें, ठीक है, तो ये हमें दे देगा दैट इज OH और यहां आ जाएगा CH। इसको बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलडिहाइड, ठीक है। अगर हम मान के चलो reduction of phenol with zinc powder, ठीक है, या हम जिंक डस्ट भी बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम जेडन डस्ट से करा दो तो ये जो है प्लस Zn दैट इज बेंजीन मिल जाएगी। क्लियर? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल की अगर बात की जाए तो फिनॉल को ना अगर Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराओगे, ये बन जाएगा बेंजोक्विनोन। समझ गए? इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्लियर? इसके बाद देखो एक पॉइंट और, कपलिंग रिएक्शन। अगर मान लो बेंजीन BDC की, मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर फिनॉल से कराओ, ये रहा फिनॉल, यहां से क्या निकल जाएगा, ठीक है। यहां से क्या निकला है, एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वीकली अल्कालाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन
क्या बन जाएगा ये 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो होती है एन ऑरेंज डाई फॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर हुआ। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, क्लियर। समझ आया नहीं है? इतना समझ लो। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, विल टॉक अबाउट द ईथर्स। ये आपका फिनॉल तक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर, ओके।